जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज पार्क। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैनेजमेंट सीरीज का पार्ट 2। अभी हम लोगों ने 10,000 एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट डाला था, उसका पार्ट 2 है ये 10,000 एमसीक्यू ऑफ मैनेजमेंट की। ये पार्ट 2 है जो कि आपके CSIR एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CSIR एसओ एग्जामिनेशंस में मैनेजमेंट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिहाज से उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको 2 से 3 वीडियो में अप्रॉक्सीमेट 10,000 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे मैनेजमेंट के, जो सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वर्क डिजाइन। वर्क डिजाइन या जॉब डिजाइन इसको बोल सकते हैं। जॉब डिजाइन इज कंसर्न विद द डैश ऑफ वर्क सिस्टम इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। जॉब डिजाइन का संबंध किसी भी प्रकार के संगठन या संस्थान में उसके जो वर्क सिस्टम है उससे डैश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टडी एंड डिजाइन से है। तो जो भी वर्क डिज़ाइन है या जॉब डिज़ाइन है उसका संबंध किसी भी संगठन या संस्थान में उसका जो वर्क सिस्टम है, जो कार्य प्रणाली है, उसके स्टडी और डिज़ाइन से संबंधित है। ये आप याद कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा अध्ययन और डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 2, हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी रिजल्ट इन डैश। उच्च स्तर की उत्पादकता का परिणाम क्या होता है? जो उच्च स्तर का उत्पादकता होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें होती है गुड क्वालिटी, लोअर कॉस्ट होते हैं उसके, और हायर परचेजिंग पावर होता है। तब जाकर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हमें प्राप्त होती है। तो ऑल ऑफ द एवं इसका आंसर हो जाएगा। अच्छी गुणवत्ता, कम लागत और उच्च क्रय किसी भी संस्थान के उच्च स्तर की उत्पादकता का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, दी फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टडीइंग वर्क सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के उद्देश्य है? तो ऑप्शन देखिए, उससे आपको पता चलेगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे जो स्टडीइंग वर्क सिस्टम है उसमें ये फिट बैठता है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। दूसरा है डेवलपिंग मैन पावर इफेक्टिवनेस। ये मैनेजमेंट का मेन प्रिंसिपल ही है कि जो मैन पावर है उसके इफेक्टिवनेस को डेवलप किया जाता है, उसका विकास किया जाता है। जॉब डिजाइन इज द कंसाइसली प्लान्ड स्ट्रक्चरिंग ऑफ डैश परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल और अ टीम ऑफ पर्सन्स। जो जॉब डिजाइन है वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की टीम द्वारा निष्पादित डैश की सचेत रूप से नियोजित संरचना है। तो वो है वर्क एफर्ट। जॉब डिजाइन कंसाइसली प्लान्ड स्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्क एफर्ट, और वो परफॉर्म करता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा और किसी टीम के द्वारा। ये वर्क जो है, वर्क एफर्ट जो है, कार्य का जो प्रयास है, कोई इंडिविजुअल के द्वारा भी किया जा सकता है और एक टीम वर्क द्वारा किया जा सकता है, एक टीम वर्क भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, दी फॉलोइंग कंसिडरेशंस आर इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स रिलेटिंग टू जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन के इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो सर इसके जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है वो है फिजियोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल। जॉब डिजाइन के लिए जो इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो है शारीरिक, सामाजिक और वैज्ञानिक। जो एम्प्लॉई है उसका शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त होना बहुत अनिवार्य है, स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्मॉलेस्ट वर्क एक्टिविटीज इन्वॉल्व वेरियस एलिमेंट्री मूवमेंट कॉल्ड व्हाट। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्बलिंग। इसका आंसर हो जाएगा थर्बलिक्स। वर्टिकल स्ट्रेट डायल्स आर बेटर देन व्हाट। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर डायल। वर्टिकल स्ट्रेट डायल से बेहतर है तो वो है सर्कुलर डायल से बेहतर है। हॉरिजॉन्टल डायल, इंक्लाइंड डायल, ये सब पढ़ लेंगे आप। इसका आंसर होगा, जब भी पूछा जाएगा कि वर्टिकल स्ट्रेट डायल किससे बेटर माना जाता है तो आप बोलेंगे सर्कुलर डायल से बेटर। फॉर रिकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज डैश इज प्रिफर्ड। परिवर्तन की दर रिकॉर्ड करने के लिए किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो वो है सर्कुलर डायल। कंट्रोल यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट कुड बी डैश। निरंतर समायोजन के लिए नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। जो रोटरी कंट्रोल है और रेसिप्रोकेटिंग कंट्रोल है, ये कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक्स यूजुअली गिव कंट्रोल इन व्हाट। जॉयस्टिक्स मुख्यतः 2 डायमेंशंस में यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। जॉब्स आर सेट ऑफ व्हाट। जॉब्स आर सेट ऑफ टास्क। नौकरियां निर्धारित करती हैं कार्य को। The following factors to be discussed for an effective job design.
निम्नलिखित में प्रभावी जॉब डिजाइन के लिए जो फैक्टर्स की चर्चा की गई है वो कौन कौन से हैं? तो इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल और बिहेवियरल, ये तीनों फैक्टर्स इफेक्टिव जॉब डिजाइन के लिए आवश्यक हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड है तो उसके एम्प्लॉय का ग्रोथ होगा, वहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बिहेवियरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशंस है उसमें सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, और वहां पे जो नीचे लेवल का भी कर्मचारी है वो अपना जो भी प्रॉब्लम है इजी टू एक्सेस हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे कंपोनेंट अनिवार्य हैं इफेक्टिव जॉब डिजाइन के लिए, एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल और बिहेवियरल। द एम ऑफ जॉब डिजाइन इज टू इम्प्रूव व्हाट? जॉब सेटिस्फैक्शन। जब जॉब डिजाइन अच्छी तरीके से किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। तो कहा भी गया है कि जॉब डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है नौकरी में संतुष्टि देना, एम्प्लॉय को संतुष्ट करना। The following is not a method of job design। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉब डिजाइन का मेथड नहीं है, ये आपको बताना है। जॉब रोटेशन, ये जॉब डिजाइन का मेथड है। जॉब इनलार्जमेंट, ये जॉब डिजाइन का मेथड है। जॉब इनरिचमेंट, ये जॉब डिजाइन का मेथड है। बट जॉब एनालिसिस, ये खुद जो है एक कॉन्सेप्ट है, ये मेथड नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जॉब डिजाइन का विधि है, तो जॉब रोटेशन नौकरी में, ये जॉब इनलार्जमेंट नौकरी संवर्धन, जॉब इनरिचमेंट, ये सारे हैं। नौकरी का विश्लेषण करना जॉब डिजाइन नहीं है, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। The techniques like questionnaires, interviews, etc. are used in which of these stages are related to change management? प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि जैसी तकनीकों का उपयोग इनमें से किस चरण में परिवर्तन प्रबंधन से संबंधित है? परिवर्तन प्रबंधन कहने का मतलब है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट से संबंधित क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायग्नोसिस। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि निदान। Which of these type of persons would have an ideology and a cause to fight and achieve their set of goals? इनमें से किस प्रकार के व्यक्तियों के पास लड़ने और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विचारधारा और कारण होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ड्राइवन, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो उनके पास जो होगा अपना जो भी आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए विचारधारा और कारण होगा। तो करेक्ट आंसर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। Which of these is caused when there is less than optimum activities? अब ये बोल रहा है कि ऑप्टिमम एक्टिविटी से कम होने पर इनमें से क्या होता है? जो हमारा ऑप्टिमम एक्टिविटी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, आपने एक पैरामीटर सेट कर रखा है कि अप टू मार्क ये होना चाहिए, ऑप्टिमम एक्टिविटीज ये होना चाहिए। अगर उससे लेस कोई होता है तो उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्टिमम एक्टिविटी कम होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोस्ट्रेस। Hypostress is caused when there is less than optimum activities. Which of these processes influences the process of personality development? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है? तो कौन सा है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये पहचान और सामाजिक प्रक्रिया जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। Which of these are the reasons behind individual resistance? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कहने का मतलब है व्यक्तिगत प्रतिरोध, और व्यक्तिगत प्रतिरोध इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होने का जो मेन कारण है, इसके पीछे कौन सा कारण है ये बताना है आपको। होने का मेन कारण है सोशल रीजंस, पर्सनल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, ये सारे के सारे हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। किसी व्यक्ति का प्रतिरोध होने के पीछे कारण है सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण, आर्थिक कारण, ऊपर के जितने भी सभी हैं। द साइंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर इज व्हाट? मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करने का विज्ञान क्या है? तो वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, मानव अध्ययन करने का तरीका है, विज्ञान है। A person who has an intelligence that is lower than normal is less bored by which of these types of work?
जिस व्यक्ति की बुद्धि सामान्य से कम होती है वह इनमें से किस प्रकार के कार्य से कम उबता है? तो वो रिपीटेटिव वर्क के लिए जो है उससे वो कम उबता है, यानी कि बार बार आने वाला काम से वो कम उबता है। लेकिन जिस व्यक्ति का इंटेलिजेंस सामान्य से अधिक होगा वो रिपीटेटिव वर्क अगर उसके पास आएगा तो उससे वो उब जाएगा। ठीक, ऐसा माना जाता है कि उसमें एक खूबी होती है लर्न करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, तो वो नई नई चीज़ों पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा, नई नई चीज़ें चाहेगा करना। पर जिस व्यक्ति की बुद्धि सामान्य से कम हो वो रिपीटेटिव वर्क से नहीं उबता है। What is caused as a result of our modern life and to cope with the anxiety due to it? हमारे आधुनिक जीवन के परिणाम स्वरूप क्या होता है और इसके कारण होने वाली चिंता से कैसे निपटना है ये बताइए। तो जो काउज है वो है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस के कारण आज जो हमारा मॉडर्न लाइफ है, आधुनिक युग है, उसके कारण चिंता होता है, लोगों में एंजाइटी होती है, तनाव को ही हम इसका मेन कारण मानते हैं। Which of these could fall under the desire to control others? इनमें से कौन दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा के अंतर्गत आएगा? और ऑप्शन है प्राइमरी मोटिव, पावर मोटिव, एफिलिएशन मोटिव, अचीवमेंट मोटिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा पावर मोटिव। पावर मोटिव वुड फॉल अंडर द डिजायर टू कंट्रोल अदर्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ पेन किसके अंतर्गत आती है? तो वो है प्राइमरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव, प्राथमिक मकसद जो है हमारा, उसके अंतर्गत आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ पेन। ईगो कंट्रोल्स दी। ईगो जानते हैं ना, अहंकार, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर देखिए, इंस्टिंक्ट्स दैट विल बी सेटिस्फाइड, जो उसको सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द फीचर ऑफ द एनवायरमेंट, सिलेक्शन ऑफ द फीचर ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का सिलेक्शन, एनवायरमेंट की विशेषता का सिलेक्शन भी ईगो को कंट्रोल करता है। गेटवे ऑफ एक्शन, प्रक्रियाओं का जो प्रवेश द्वार है, जो गेटवे ऑफ एक्शंस है, वो भी ईगो को कंट्रोल करता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा इंस्टिंक्ट्स दैट विल बी सेटिस्फाइड, सिलेक्शन ऑफ द फीचर ऑफ द एनवायरमेंट इज करेक्ट आंसर। तो हम कह सकते हैं कि ईगो कंट्रोल्स द इंस्टिंक्ट्स दैट विल बी सेटिस्फाइड, selection of the features of the environment, gateway of actions, the desire of a human to be accepted by other fellows falls under which of these? मनुष्य की अन्य साथियों द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है एफिलिएशन मोटिव के अंतर्गत, संबद्धता का उद्देश्य के अंतर्गत। ठीक है। एफिलिएशन ऑफ मोटिव, डिजायर ऑफ ए ह्यूमन टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर फेलोज, when any third party helps multiple other parties in order to resolve the conflicts they are facing, it is known as। जब कोई तीसरा पक्ष कई अन्य पक्षों को उनके सामने आ रहे विवादों को सुलझाने में मदद करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है मीडिएशन, मध्यस्थता। ये मीडिएशन क्या होता है? दो लोगों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसके विवाद का निपटान जो करता है, आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं। जो मध्यस्थता करने वाले होते हैं उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, और यही मीडिएटर होता है, इसको मीडिएशन कहा जाता है। Which of these factors affects personality? इनमें से कौन सा कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वो पर्सनालिटी को प्रभावित करता है? तो वो है कल्चर, फैमिली, हेरिडिटी। ये सारे के सारे जो होता है पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। संस्कृति, परिवार और वंशागति, ये सारे जो होते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। हाउ डज एन इंडिविजुअल कोप विद स्ट्रेस? एक व्यक्ति तनाव से कैसे निपटता है? तो वो है रेगुलर एक्सरसाइज से। चलिए, आज नई चीजें हम लोग को सीखने को मिली कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो इंडिविजुअल कोप है, जो व्यक्ति का पर्सनल तनाव है, उससे निपटा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी चीज है नियमित अभ्यास। हमें नियमित अभ्यास करनी चाहिए और तनाव से मुक्ति पानी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। Which of these is the result of the multiplication of expectancy and valence according to Vroom's theory? वैलेंस के रिजल्ट है, तो ये आपको बताना है। तो ये है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है ये व्रूम के सिद्धांत के अनुसार मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेंसी एंड वैलेंस का रिजल्ट होता है। हिंदी में अगर बोले तो प्रत्याशा और संयोजकता के गुणन का परिणाम है। A manager's role changes from a leader's positions to a partner's positions in which of these type of organization? इनमें से किस प्रकार के संगठन में प्रबंधक की भूमिका नेता की स्थिति से भागीदार की स्थिति में बदल जाती है? तो वो है कॉलेजियल।
कॉलेजियल एक मैनेजर के रोल को चेंज कर देता है फ्रॉम लीडर्स के पोजीशन से पार्टनर के पोजीशन पे। ठीक है, शुरू में तो वो नेता होता है, लेकिन कॉलेजियल कॉन्सेप्ट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप से पार्टनरशिप में चेंज कर देता है। मोटिवेशन टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय, जो मोटिवेशन का टू फैक्टर थ्योरी है किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्जबर्ग के द्वारा मोटिवेशन ऑफ टू फैक्टर थ्योरी दिया गया। विच ऑफ दीज पर्सनालिटी थ्योरीज गिव्स रिकॉग्निशन टू द कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस पर्सनालिटीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेट का मतलब होता है प्रवृत्ति। ट्रेट पर्सनालिटी थ्योरीज जो होता है वो रिकॉग्निशन है कंटिन्यूअस ऑफ वेरियस पर्सनालिटीज का। ए मिसमैच बिटवीन अ पर्सनालिटी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू, किसी व्यक्तित्व और उसके संगठन के बीच बेमेल से मेल के कारण निम्न से हो सकते हैं, हो सकता है लॉ, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, चाओस एंड कंफ्यूजन, ऑल ऑफ द। ये दोनों किसी संगठन में सदस्यों की रुचि कम हो जाना और कार्य संतुष्टि एवं मनोबल में कमी कारण हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट का और मिसमैच का कारण बन सकता है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में रहना नहीं चाहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना चाहेगा। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स, तो वो है रिक्रूटमेंट। हम रिक्रूटमेंट निकालेंगे, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, जॉब स्पेसिफिकेशंस देंगे, वहां पे बेनिफिट्स बताएंगे, ठीक है, अट्रैक्टिव सैलरी देंगे, तो वो क्या करेगा ना, यह एक प्रक्रिया है किसी भी एम्प्लॉय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, आवेदन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे रिक्रूटमेंट निकलेगा तो लोग क्या होगा, नौकरी के लिए आवेदन करेगा, वो प्रोत्साहित होगा। तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है कर्मचारियों की खोज करने के लिए और उन्हें नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब उनको प्रोत्साहित करता है रिक्रूटमेंट कि आप हमारे यहाँ आवेदन कीजिए। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इनमें से बोल रहा है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, तो वो है न्यू ब्लड। न्यू ब्लड इसलिए क्योंकि जब नई रिक्रूटमेंट करेंगे तो इंटरनल सोर्स से कोई आएगा ही नहीं, लेकिन जो इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट होता है वो उसमें टाइम का सेविंग होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। अगर आप इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं तो वहां पे टाइम की सेविंग हो जाती है और खर्चा कम होता है। बट ओपन एडवर्टीजमेंट में खर्चा भी अधिक होता है, एडवर्टीजमेंट में रिक्रूटमेंट कराने में क्वेश्चन छपेगा, है कि नहीं, सारा प्रोसेस से गुजरना होगा, तो ये सारी चीजें होती हैं। Which is not advantage of external source of recruitment। अब इसमें पूछ रहा है कि जो एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट किया जाता है उसका एडवांटेज क्या नहीं है, तो लेस एक्सपेंसिव। डैश कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। डैश को सही नौकरी के लिए सही व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस है जो आपको राइट पर्सन राइट जॉब के लिए चूज करने का तरीका है, प्रक्रिया है, तो वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। डैश इज द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट व्हेन ही गोज फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डैश वह आवेदन पत्र है जिसे उम्मीदवार द्वारा तब भरा जाता है जब वह संगठन में भर्ती प्रक्रिया के लिए जाता है, तो ये एप्लीकेशन ब्लैंक रहेगा इसका। बहुत लोग जो है जॉब एप्लीकेशन मार देंगे, लेकिन ये नहीं होगा। एप्लीकेशन ब्लैंक इज द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट व्हेन ही गोज फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एप्लीकेशन ब्लैंक मिलेगा उसको वो भरेंगे, फिर वो क्या होगा, कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एलिजिबल होंगे, आगे बढ़ेंगे उस प्रक्रिया में। डैश इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब बोल रहा है कि निम्न में से जो कौन सा है वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं है, वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, तो ये बताना है जॉब रोटेशन। देखिए प्रमोशन ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अब एक एम्प्लॉय को उसके पोस्ट पे प्रमोशन कर दिया गया, तो ये क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। लेकिन प्रमोशन के साथ ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ये भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर भी अगर रिक्रूट किया जाता है तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है। लेकिन जॉब का रोटेशन होता है, कोई आदमी अब यहाँ पे नौकरी ज्वाइन कर रहा है, फिर यहाँ से जॉब चेंज करके किसी सेम पोस्ट पे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, तो ये तो जॉब का रोटेशन हो गया। या फिर कंपनी ए है, इसके कई ब्रांच है, बी सी डी ई, अब यहाँ पे प्रमोशन इसको रोटेट कर रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठाकर यहाँ,
यहाँ 10 डिपार्टमेंट मान लीजिए, ये इंस्टीट्यूट है, इसके 10 डिपार्टमेंट है। अब यहाँ से एम्प्लॉय को उठाकर एक डिपार्टमेंट में ले गया, फिर यहाँ से उठाकर दूसरे डिपार्टमेंट में ले गया, तीसरे में ले गया, इस तरह से रोटेट करता रहा, तो इसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं मानेंगे। डैश इज अ सिलेक्शन टेस्ट विच जजेस द इमोशनल एबिलिटी विच हेल्प टू जज वर्क इन ग्रुप। डैश एक चयन परीक्षा है जो भावनात्मक क्षमता का मूल्यांकन करती है, जो समूह में काम का मूल्यांकन करने में मदद करती है। अब ये सिलेक्शन टेस्ट है जो जज करती है इमोशनल एबिलिटी को, और वो मदद करती है किसमें, वर्क जो एक समूह में वर्क होता है उसके लिए क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट, बिकॉज इंटेलिजेंस टेस्ट और मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये आपके ज्ञान का, कौशल का टेस्ट है। बट पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है वो होता है, पर्सनालिटी टेस्ट इज अ सिलेक्शन टेस्ट विच जजेस द इमोशनल एबिलिटी विच विल हेल्प टू जज वर्क इन ग्रुप। जब आप समूह में काम करेंगे तो वो उसका जो निर्णय या मूल्यांकन करने का आपके अंदर जो योग्यता है उसको जज करने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। डैश इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। कैंपस सिलेक्शन, इंटरनल एडवर्टीजमेंट, कंसल्टेंसी, वॉक इन इंटरव्यू। अब देख लीजिए, इंटरनल एडवर्टीजमेंट आप डालते हैं तो ये एक्सटर्नल सोर्स कैसे होगा, है कि नहीं। कंसल्टेंसी आप लेंगे तो बाहर से लेना पड़ेगा, कैंपस सिलेक्शन के लिए भी बाहर से लोगे, वॉक इन इंटरव्यू में कैंडिडेट को आप बुलाएंगे बाहर से, लेकिन इंटरनल एडवर्टीजमेंट कैंडिडेट ही होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डैश इज अ सिलेक्शन टेस्ट टू जज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड्स एंड आईज। अब कह रहा है कि इनमें से कौन है जो हाथों और आंखों के बीच समन्वय का आकलन करने के लिए चयन का परीक्षण है, तो वो है साइकोमोटर टेस्ट। साइकोमोटर टेस्ट इज द सिलेक्शन टेस्ट टू जज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड्स एंड आईज। प्रमोशन इज अ डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी हमने बताया था प्रमोशन इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। प्रमोशन क्या होता है, आंतरिक स्रोत है रिक्रूटमेंट का। कैंपस सिलेक्शन इज अ डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी आपने पढ़ा एक्सटर्नल सोर्स है, बाहर से आते हैं कैंपस में और इंटरव्यू करके ले जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल सोर्स है। कैंपस चयन भर्ती का क्या है, बाहरी स्रोत है। द टर्म प्रोक्योरमेंट स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट शब्द जो है वो का अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको। तो प्रोक्योरमेंट स्टैंड्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, ये मैनेजमेंट में एचआरएम में बताया गया है। अगर आप प्रोक्योरमेंट बात करेंगे परचेज एंड स्टोर के लिए तो वहां पे गुड्स का जो होता है, गुड एंड सर्विसेज का जो होता है वो प्रोक्योरमेंट बोला जाता है। बट एचआरएम में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को क्या बोलेंगे, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो इन द टर्म ऑफ एचआरएम प्रोक्योरमेंट स्टैंड्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। Identifying the dash candidates and dash them to apply for the job is called recruitment। अब ये कह रहा है कि डैश उम्मीदवारों की पहचान करना और डैश को नौकरी के लिए आवेदन करना भर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यहाँ पे है कि पोटेंशियल, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड अट्रैक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। यहाँ पर जो उपलब्ध उम्मीदवार है उसकी पहचान करना और उसे आकर्षित कर नौकरी के लिए आवेदन करना भर्ती कहलाता है। डैश मीन्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। यहाँ पे कहता है डैश का अर्थ है किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट रैंक और जिम्मेदारी सौंपना। तो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। Speed of hiring is an advantage of what? Internal source of recruitment। नियुक्ति की गति भर्ती का आंतरिक स्रोत है। स्पीड ऑफ हायरिंग अगर पूछ ले, स्पीड ऑफ हायरिंग, तो आप बोलेंगे ये एडवांटेज है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। क्यों है, क्योंकि यहाँ तेजी से नियुक्ति होता है, आपको एडवर्टीजमेंट का टाइम बच जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आपको गुजरना नहीं पड़ता है, ओपन सोर्स में वैकेंसी नहीं देना पड़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, Which of these is the purpose of recruitment? इनमें से भर्ती का उद्देश्य क्या है, ये आपको पूछ रहा है। ऑप्शन है मेक श्योर दैट देयर इज मैच बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, सुनिश्चित करें कि इसके लागत और लाभ के बीच मेल हो। हेल्प इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ विजिबली अंडर क्वालिफाइड और ओवर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। स्पष्ट रूप से अयोग्य या अधिक योग्य नौकरी आवेदकों की संख्या को कम करके चयन प्रक्रिया की सफलता दर को बढ़ाने में यह सहायता करती है। तो
यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट, मेन पर्पस क्या होता है रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन प्रोसेस। वहां पे जब आप वैकेंसी निकालेंगे, ओपन एडवर्टीजमेंट होगा तो बहुत सारा आवेदन आएगा। अब उस बहुत सारे आवेदन में जो योग्य अभ्यर्थी है उसका चयन करना एक टास्क हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है रिक्रूटमेंट के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, फिल्टर हो जाता है, जो इनएलिजिबल कैंडिडेट है, जो अयोग्य कैंडिडेट है, वो इस प्रोसेस के थ्रू बाहर हो जाता है। जो योग्य है, जो एलिजिबल है, वही इस प्रोसेस में सेलेक्ट हो पाता है, फिल्टर हो पाता है। तो मेन पर्पस रिक्रूटमेंट का यही होता है कि जो जॉब हमने निकाला है, जो पोस्ट हमने निकाला है, उस जॉब के लिए कौन एप्लीकेंट योग्य है और कौन नहीं है, उसको फिल्टर करना। द पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन विल मीन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन डैश एंड सुपरविजन। चयन की खराब गुणवत्ता का मतलब है डैश और पर्यवेक्षण पर अतिरिक्त लागत। ट्रेनिंग, The poor quality of selection will mean extra cost on training and supervision। बात है, जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस ही पुअर क्वालिटी का होगा तो अच्छे कैंडिडेट चुनकर नहीं आएंगे। पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन है तो पुअर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट भी आएगा। तो उसके क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको ट्रेनिंग पे खर्च करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा आपको। ऐसा ट्रेनिंग और सुपरविजन आपको उस पर खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये वही बात हो गया, पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन को आप बोल सकते हैं जिस तरह से पुराना गाड़ी खरीदना। आप पुराना मोटर कार खरीद लीजिए और समय समय पर उसको रिपेयर करवाते रहिए। कोई प्रॉब्लम आ गया तो जाइए मिस्त्री के पास, तरह तरह का आपको समस्या आएंगी। तो पुअर क्वालिटी के कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं और वहां पर अब उनसे काम लेने के लिए आपको हमेशा समय समय पर उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनका सुपरविजन करना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट इंपोज करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर गवर्निंग रिक्रूटमेंट्स। तो कहता है कि इनमें से कौन सा भर्ती को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बाहरी कारक है, तो वो है सप्लाई एंड डिमांड। ये बाहरी कारक है, आपका जो डिमांड होगा उसके आपको सप्लाई लेगा, इसको एक्सटर्नल सोर्स माना जाता है। While recruiting for non-managerial, supervisory and middle management position, which external factor is of prime importance? गैर प्रबंधकीय, पर्यवेक्षक और मध्य प्रबंधन पदों के लिए भर्ती करते समय कौन सा बाहरी कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो है लेबर मार्केट। आप लेबर मार्केट को प्राइम इंपोर्टेंस दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील्स विद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस। अब इसमें से कौन सा एक्ट है जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस के साथ डील करता है, तो वो है चाइल्ड लेबर एक्ट, द अप्रेंटिस एक्ट, माइंस एक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे आप ये बोल सकते हैं कि ये सारे एक्ट जो हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट, द अप्रेंटिस एक्ट, माइंस एक्ट, ये सारे सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए हैं। और जब भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होगा तो इन सारे एक्ट को ध्यान में रखकर होगा। हम लोग जानते हैं कि हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को कुछ राइट्स दिए गए हैं। उस राइट का वायलेशन नहीं हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं और उसी एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया है चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि ऐसा नहीं हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को रिक्रूट कर ले और जो बच्चे का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक पढ़ाई करने का, इवन जो बचपन है उसका 18 साल से पहले तक को नाबालिग माना गया है, तो उस एज तक वो बच्चा अपना लाइफ जी पाए। ऐसा नहीं हो कि वो एक तरह से बॉन्डेड लेबर की श्रेणी में आ जाए। इससे बचने के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट को लाया गया। अप्रेंटिस एक्ट है जहाँ पे प्रशिक्षु, इसको प्रशिक्षु अधिनियम भी बोलते हैं, ये भी इसको रेगुलेट करता है। माइंस एक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। A major internal factor that can determine the success of the recruiting program is whether or not the company engages in। एक प्रमुख आंतरिक कारक जो भर्ती कार्यक्रम की सफलता निर्धारित कर सकता है वह यह है कि कंपनी में क्या नहीं होना चाहिए, वो होगा HRP। A major internal factor that can determine the success of the recruiting program is whether or not the company engages in HRP। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ना, HRP, वो मेजर इंटरनल फैक्टर है किसी भी रिक्रूटिंग प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग जॉब सीकर्स सो एज टू बिल्ड अ पूल ऑफ क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेशंस। डैश नौकरी चाहने वालों की पहचान करने और उन्हें आकर्षित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि योग्य नौकरी आवेदकों का एक समूह बनाया जा सके। तो आपको मैंने पहले बताया कि रिक्रूटमेंट है जहां पे योग्य लोगों का चयन किया जाता है और अयोग्य लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू बाहर हो जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग जॉब सीकर्स सो एज टू बिल्ड अ पूल ऑफ क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स। हाउ मेनी स्टेजेस डज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्राइज ऑफ। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कितने स्टेज होते हैं, वो है 5।
अगर आपने हमारा HRM का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने प्रोसेस बताया हुआ है रिक्रूटमेंट का। भर्ती प्रक्रिया में कितने चरण हैं तो आपको बताना है 5। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए VBI, वेरी इंपोर्टेंट। रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे 5 स्टेप्स दे दिया गया, देखिए 1 2 3 4 5, यहीं पे टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने पढ़ाया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करने से पहले प्लानिंग करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन है। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी का डेवलपमेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे रिक्रूट करना है, क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो ये सारे किए जाते हैं। स्ट्रेटजी बनाया जाता है, स्ट्रेटजी बनाया जाता है एक मैनेजर के द्वारा, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का दूसरा भाग है ये। उसके बाद हम लोग सर्चिंग करना शुरू करेंगे वैकेंसी के थ्रू, जो कैंडिडेट होंगे उसको सर्च करेंंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद जब सर्चिंग हो जाएगा फिर हम उसका स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि वहां पे जो का प्रोसेस है वो करेंगे, और स्क्रीनिंग के बाद हमारा होगा इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। ये फाइनल स्टेज, लास्ट स्टेज है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के 5 स्टेप होते हैं। पहला प्लानिंग होता है, फिर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट होता है, फिर सर्चिंग होता है, फिर स्क्रीनिंग होता है, फिर इवेल्युएशन एंड कंट्रोल होता है, ये लास्ट स्टेज होता है, याद कर लीजिए। PSSE डैश एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट इनपुट्स टू आउटपुट्स एट वेरियस डिसीजन पॉइंट्स। निम्नलिखित निर्णय बिंदुओं पर आउटपुट के साथ आवेदक के इनपुट के संबंध को व्यक्त करता है। तो कौन सा है जो एक्सप्रेस करता है रिलेशन बिटवीन एप्लीकेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा yield ratio. Yield ratios express the relationships of applicant inputs to output at various decision points. Which of the following are the decisions to be made while devising the strategy to hire? नौकरी चाहने वालों सहित श्रम बाजार का भौगोलिक वितरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है geographic distribution of labor markets comprising job seekers, make or buy employees, sequencing the activities in the recruitment process. All of the above इसका आंसर हो जाएगा। भौगोलिक वितरण यहाँ श्रम बाजारों का करना है, तो वो क्या है, कर्मचारी बनाने खरीदने के लिए है, भर्ती प्रक्रिया में गतिविधियों को क्रमबद्ध करना है, और उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। विच डिसीजन इन स्ट्रेटजी डेवलपमेंट रिलेट्स टू द मेथड्स यूज्ड इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस। रणनीति विकास में कौन सा निर्णय भर्ती और चयन में उपयोग की जाने वाली विधियों से संबंधित है, तो वो है टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। Technological sophistication in strategy development relates to the method used in recruitment and selections. Technological sophistication जो है वो रणनीति विकास में भर्ती और चयन में उपयोग की जाने वाली विधियों से संबंधित है। Choose the odd man out. इसमें से आपको odd man out चूज करना है, विषम व्यक्ति को चुनना है। Acquisition and mergers, radio and television, former employees, advertisements. तो यहाँ पे जो फॉर्मर एम्प्लॉइज हैं ये ऑड है। भर्ती और चयन की प्रक्रिया पर लोगों की स्वाभाविक धारणा क्या है ये बताना है आपको। तो लोगों की धारणा पॉजिटिव है, स्वाभाविक है। आप रिक्रूटमेंट निकालेंगे तो लोग अच्छा ही सोचेंगे, एकदम सकारात्मक सोच रहेगा कि भाई वैकेंसी आई है, फॉर्म भरेंगे। और लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर है, क्लियर है, साफ सुथरा है, इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मीट द हायर लेबर टर्नओवर। ओके, उच्च श्रम टर्नओवर को पूरा करना। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, आप पढ़िए और इसके बाद इसको बनाना है। When Jaskaran Singh applied for the post of computer teacher in a school in Bhubaneswar, he asked to prepare a PowerPoint presentation on a particular topic. During the selection procedure, identify the type of selection test being mentioned in the above lines. अब कहा जाता है कि जब जसकरण सिंह कंप्यूटर टीचर पद के लिए एक स्कूल है जो कि भुवनेश्वर में है, वहाँ अप्लाई करता है, तो वहाँ उनसे कहा जाता है कि आप एक टॉपिक पर पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाइए। सिलेक्शन प्रोसीजर जब उनका रहता है, उस सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान उनसे कहा जाता है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाइए। तो ये जो ऊपर में सिलेक्शन टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है, ये जो टेस्ट लिया जा रहा है उनसे, ये कौन सा टेस्ट कहा जाता है, ट्रेड टेस्ट,
इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये है ट्रेड टेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड टेस्ट। आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। आपको सिलेक्शन प्रोसेस का एक करेक्ट स्टेप्स बताना है कि वो क्या है। तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आप, आंसर डी है, देख लीजिए। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सिलेक्शन के प्रोसेस हैं। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग होगा, सिलेक्शन डिसीजन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसको ऑफर लेटर दिया जाएगा, नौकरी का कागज, और फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा या उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, अगर रेगुलर परमानेंट जॉब है तो एम्प्लॉयमेंट उनके साथ होगा। तो ये इसका आंसर होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द स्टाफिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप्स बताना है कि क्या है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले हम करते हैं एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट, फिर होता है रिक्रूटमेंट, फिर होता है सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट, उसके बाद होता है ओरिएंटेशन। तो ये आपको प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, पहले एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्रूटमेंट का, है ना, फिर उसके बाद हम रिक्रूटमेंट निकालते हैं, फिर सिलेक्शन होता है उसका, फिर प्लेसमेंट देते हैं, और उसके बाद ओरिएंटेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका एस्टिमेटिंग एंड मैन पावर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। Which of the following activities lie within the scope of the human resource department? अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मानव संसाधन विभाग के दायरे में आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, तो ये आती है। अब किसी एम्प्लॉय को मुआवजा और प्रोत्साहन योजना देना है तो ये तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। इंश्योरिंग हेल्दी लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, ये भी एचआरडी के अंतर्गत आता है। तो स्वास्थ्य, श्रमिक संबंध, संघ प्रबंधन संबंध, ये सारे क्या होंगे, एचआरडी के अंदर आएंगे। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, ये कर्मचारी के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रावधान करना, ये भी आएगा। तो ये सारे एचआरडी के प्रोसेस हैं, ऑल ऑफ द अबव। Which type of training is provided to the new employees of an organization in order to familiarize them with the organizational rules and policies, their superior and subordinate and so on? ये कहता है कि किसी संगठन के नए कर्मचारी को संगठनात्मक नियमों और नीतियों, उनके वरिष्ठ और अधीनस्थों आदि से परिचित कराने के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो वो है इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट वीडियो अगर आप हमारा एमसीक्यू का देखे होंगे तो उसमें है। तो ये हो जाएगा इंडक्शन ट्रेनिंग। अंडर डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग अ ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर वर्कर। प्रशिक्षण की किस पद्धति के तहत एक प्रशिक्षु को एक मास्टर कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में रखा जाता है। तो वो है अप्रेंटिस। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो होता है ना, उसका मतलब ही होता है प्रशिक्षु। अप्रेंटिस का मतलब ही होता है प्रशिक्षु। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होता है वो उसके जो जिस भी फील्ड में वो जाता है तो उस फील्ड के जो मास्टर होते हैं, जिन्होंने महारत हासिल किया हुआ है, जो वेल क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, उनके अंदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है। Which of the following is not a benefit of training and development to an organization? अब कहता है कि इनमें से कौन सा है बेनिफिट नहीं है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो है इनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन हेल्प टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी, ये एक एडवांटेज है डेवलपमेंट, बेनिफिट्स है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लीड टू अ बेटर कैरियर ऑफ इंडिविजुअल, ये भी एक बेनिफिट है। रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर, ये सारे बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या लाभ होता है, जब वो वेल ट्रेंड एम्प्लॉय रखेगा, उसको ट्रेनिंग देगा, स्किल बनाएगा, तो जो एक्स्ट्रा धन का बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, उससे ऑर्गेनाइजेशन बचेगा। डैश आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन। डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की रुचियों या भागीदारी के पैटर्न को जानने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन। ओके, जो रुचि का परीक्षण का उपयोग किसी व्यक्ति की रुचियों या भागीदारी के पैटर्न को जानने के लिए किया जाता है। Many big organizations maintain a close liaison with universities, vocational schools and management institutes to recruit qualified personnel for various jobs. This is known as what? ये कह रहा है कि कई बड़े संगठन जो होते हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, योग्य कर्मियों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों के साथ अपना संबंध रखते हैं, उनसे संपर्क बनाते हैं।
इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। डैश अ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर हायरिंग कैजुअल और बैडली वर्कर टू whom compensation is provided on a daily wage basis। यहाँ पे कहता है कि आकस्मिक या बदली श्रमिकों को काम पर रखने के लिए भर्ती का एक बहुत उपयोगी स्रोत है जिन्हें दैनिक वेतन के आधार पर यानी डेली वेज के आधार पर रखा जाता है। वो क्या है? तो वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिसेज विच इज द मेथड। बोलता है भर्ती की इस पद्धति के तहत एक संगठन अपने कार्यालय में अवांछित आवेदकों का एक डेटाबेस रखता है। कौन सी विधि है ये? तो ये है कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, कैजुअल कॉलर्स जो होते हैं ये जो होता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स होते हैं जिनका रिकॉर्ड रखा जाता है। Dash is suitable for filling casual vacancies when the workload is high or when a certain number of permanent workers are absent। ये कहता है कि आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त है जब कार्यभार अधिक हो या जब एक निश्चित संख्या में स्थायी कर्मचारी अनुपस्थित हो। तो कैजुअल वैकेंसी हमेशा रखा जाता है जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कैजुअल वैकेंसीज रहती हैं मेंटेन करने के लिए। तो वो क्या है? वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। इट रेफर्स टू दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज along with the organizational structure। What is it? कहता है कि कार्यभार अधिक होने पर निश्चित संख्या में अस्थायी कर्मचारी के अनुपस्थित होने पर आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त क्या है? तो एक दूसरा मेथड ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर, इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। आपने यहाँ पे देखा कैजुअल वैकेंसी को फिल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो इसको ट्रांसफर थ्रू भरा जाता है। ट्रांसफर को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय भी कहा जाता है। The various activities involved in the process of recruitment include। भर्ती की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न गतिविधियों में क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये सही है, ये एक्टिविटी है, वेरियस एक्टिविटी है जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है। डिफरेंट सोर्स से आप आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ सोर्सेस, यहाँ आप ये भी सही कथन है कि आप जो सोर्स है जो आइडेंटिफाई करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसमें से जो मोस्ट सुटेबल है आपके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करते हैं। और फिर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, और फिर कैंडिडेट से आप एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं। भर्ती के विभिन्न स्रोतों की पहचान और मूल्यांकन, सबसे उपयुक्त स्रोत या स्रोत का चयन करना, संभावित उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश चयनित कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों से परिचित कराने और उसे संगठन के नियमों और नीतियों से परिचित कराने की प्रक्रिया है, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। इसको इंडक्शन से इंडक्शन क्या है के बारे में लोगों को बताया जाता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में न्यू रिक्रूटेड एम्प्लॉय को बताया जाता है। बट ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो चयनित कर्मचारी है उसको एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी को और संगठन के नियम नीति के बारे में बताए। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज व्हाट। तो जो ओरिजिन है कम्युनिकेशन वर्ड का वो क्या है? वो है कम्युनिकेयर, वो है कम्युनिकेयर। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेयर। द टाइप ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, जो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल। द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न और स्पीक एज अ चाइल्ड, वो क्या है? जो पहला लैंग्वेज है, जो पहली भाषा है हम सीखते हैं बचपन में, उसको क्या बोलते हैं? मदर टंग, मातृत्व भाषा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, ये कहता है कि इनमें से कौन पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन को प्रदर्शित करता है, दिखाता है? तो वो है मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट। अगर आप बात करते वक्त आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाकर रखते हैं तो ये एक्सप्रेस करता है पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन को। By what method we can know what the receiver understood or got the message। बोला है कि किस मेथड में हम यह जान सकते हैं कि हमारे बातों को और मैसेज को रिसीवर जो है जो प्राप्त करता है वो समझ रहा है, तो वो है फीडबैक। What is a sentence? A group of words that communicate a complete thought। तो सेंटेंस क्या होता है? एक शब्दों का समूह होता है जो कम्युनिकेट करता है हमारे कंप्लीट थॉट को। Which type of word is generally not used in verbal communication? से कौन सा वर्ड है जो सामान्यतः वर्बल कम्युनिकेशन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो है टेक्निकल।
सही बात है। अब वर्बल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहां पे टेक्निकल वर्ड यूज कर दीजिएगा, सामने वाला टेक्निकल नहीं है तो समझ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप बात करें एक दूसरे से, पॉजिटिव टॉक हो, तो हमेशा सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस, हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशंस कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ना, वो हमारे चेहरे से प्रेजेंट होता है। डैश आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर एक्ट एज अ ग्रामेटिकल यूनिट्स, वो क्या है? वो है फ्रेज। फ्रेज आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है जो क्या करता है, एक एक्ट करता है ग्रामेटिकल यूनिट्स की तरह, व्याकरण के इकाई की तरह। थैंक यू, बाय बाय।